मिट्टी का ससुराल। अरे शीला, कितने साल बाद मिलना हुआ। ये बताओ कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तेरे हाल चाल मुझे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। अरे क्यों भाई, मेरे हालचाल को क्या हुआ है भला? और सारी बातें दरवाजे पर खड़े खड़े ही कर लेगी क्या? अंदर आना, अंदर आराम से बैठकर बातें करेंगे। अंदर तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन ये तो बता तू मुझे बिठाएगी कहाँ? अरे क्यों भाई, इतना बड़ा घर है, सोफे है, चाय रखी हुई है, जहां तेरा मन करे वहां बैठ जा। सोफे और चेयर तो मुझे भी दिखाई दे गया, लेकिन उनके ऊपर ये जो मिट्टी की इतनी मोटी परत चढ़ी हुई ना, वो भी दिखाई दे रही है। मैं इतनी गंदी जगह पर नहीं बैठ सकती, रहने दे, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। अरे यार, तू भी ना इतने सालों बाद मिली है और अपनी सहेली की बजाय इस सोफे की मिट्टी पर ध्यान दे रही है। अच्छा चल, तो ऐसा कर, अंदर मेरे बेड पर बैठ जा, मैं अब भी तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। शीला के बार बार मना करने के बाद भी राधा उसे अपने बेडरूम में ले जाती है और बेड पर बिठा देती है। देख राधा, मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी, तू बैठ ना, थोड़ी देर बातें करते हैं। अरे ऐसे कैसे? तू इतनी दूर से आई है, चाय पानी तो मैं तुझे पिलाऊंगी, बिना चाय पानी के तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इतना कहकर राधा रसोई में चली जाती है और अपनी सहेली के लिए चाय और बिस्किट एक ट्रे में रखकर वापस लौटती है। राधा के जाने के बाद शीला देखती है कि राधा के तो पूरे कमरे में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। बेड के सिरहाने से लेकर ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, यहाँ तक कि दीवारों के कोनों पर भी मिट्टी की मोटी मोटी परत चढ़ी हुई है और जगह जगह मकड़ियों ने अपने जाले बना रखे हैं। बेड की चादर भी ऐसा लगता था जैसे महीनों से बदली नहीं गई। अरे यार, एक बात बता, कौन सी खुदाई में से निकला है तेरा ये मकान जो ऐसी हालत में दिखाई दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 1700 शताब्दी से तुम लोग इसी मकान में रह रहे हो? अरे भाई, 17वीं शताब्दी का मकान नजर आ रहा है कि तुम्हें ये? अभी 2 साल पहले ही मेरे ससुर जी ने पूरा मकान गिरवा कर ये 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी की है। हमारे यहाँ का फर्नीचर, वॉल पेंट क्या तुझे 17वीं शताब्दी का नजर आ रहा है? लाखों रुपए का खर्चा किया है हमने इस मकान के इंटीरियर पर। बिल्कुल किया होगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो हालत तुमने इस मकान की बना रखी है ना, उसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि खुदाई में से निकले मकान भी इससे ज़्यादा साफ होते होंगे। अरे यार, ये जो कप में तू चाय लाई है ना, इसके ऊपर भी मिट्टी लगी हुई है। सच सच बता, आखिरी बार कब तूने अपना टी सेट साफ किया था? अरे वो क्या है ना, हमारे यहाँ पर सब लोग ग्लास में चाय पीते हैं तो कप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस जब कोई मेहमान आता है तभी हम लोग कप निकालते हैं, इसलिए ना थोड़े रखे रखे मटमैले हो गए हैं। अरे भाई, अगर कप रखे रखे गंदे हो गए थे तो पहले उन्हें साफ करके उसमें चाय लाती। और बुरा मत मानना, लेकिन जितनी गंदगी तूने घर में मचा रखी ना, तेरे घर का तो मैं एक गिलास पानी भी नहीं पी पाऊंगी। सहेली की बात राधा को बुरी तो बहुत लगती है, लेकिन बचपन की सहेली को अब वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए उसकी बातों को दिल से लगाने के बजाय वो अपनी सहेली के साथ बैठकर बचपन की यादें ताज़ा करने लगती है। कुछ देर बाद राधा की सहेली वापस लौट जाती है सहेली के जाने के बाद। अरे बहू, यह कप में चाय तो ऐसे कैसे पड़ी है? तेरी सहेली ने चाय नहीं पी क्या? नहीं ना माँ जी, वो चाय पिए बिना ही लौट गई। कह रही थी तुम्हारे घर में तो हर जगह धूल मिट्टी भरी पड़ी है, ऐसे घर में बैठकर मैं चाय नहीं पी पाऊंगी। अरे इतनी नखरेबाज है तो हमारे घर आई थी क्या करने? अपने घर में बैठती। चलिए आती है यहाँ ज्ञान बांटने। अरे ये 4 किताब पढ़ के ना ज़्यादा अंग्रेजी में बन जाती हैं आजकल की लड़कियाँ। अब तू ही बता, आज से 50-60 साल पहले जब मिट्टी के घर होते थे, तब क्या लोग उस मिट्टी से ऐसे चिढ़ते थे जैसे आजकल लोग चिढ़ते हैं? अरे सामने वाली मिसेस वर्मा को ही देख ले, दिन रात कपड़ा लेकर कभी दरवाजा, कभी सोफा, कभी पंखा साफ ही करती रहती है। ऐसा लगता है उसका जन्म ही घर में मिट्टी झाड़ने के लिए हुआ है। अरे भाई, इंसान को और भी कई ज़रूरी काम होते हैं, क्या सारी ज़िंदगी सफाई करने में बिता दें? बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी आप। अरे कितनी सफाई करें, रोज़ गंदा हो जाता है। और फिर मुझको तो एक बार एक डॉक्टर ने बताया था, ज़्यादा साफ सफाई करना भी ना बीमारी का लक्षण होता है। बस उसी दिन से मैंने तो साफ सफाई करना ही छोड़ दिया। अरे क्या हो जाएगा अगर रोज़ रोज़ सफाई ना भी हो तो? घर में और कौन सी गंदगी आती है? ज़रा सी धूल मिट्टी तो है, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी घर में रह भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। राधा और उसकी सास निर्मला दोनों की दोनों एक नंबर की आलसी और कामचोर थी। दोनों ही काम से बचने के लिए अपने आंखों से देखी मक्खी निगलने को तैयार थी। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि राधा और निर्मला को घर में फैली हुई धूल मिट्टी और गंदगी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन असल बात यह थी कि जो उस गंदगी के लिए विरोध करेगा सफाई भी तो उसी को करनी पड़ेगी। तो दोनों सास बहू ने एक ही नारा अपना लिया था,
ना बोलो, ना कुंडी खोलो, ना गंदगी के बारे में बात करो और ना ही सफाई करने में अपना दिमाग खपाओ। अरे भाग्यवान, पूरे मकान की दुर्गति करके रख दी है तुम सास बहू ने। अरे भाई, मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम निकम्मी कामचोर औरतों से घर की साफ सफाई नहीं होती तो एक काम वाली ही लगा लो। कम से कम इस मकान की ऐसी दुर्दशा तो नहीं होगी। और भूलो मत, अपने रिटायरमेंट के फंड की एक एक पाई इस मकान को बनाने में लगा दिए मैंने। अब मुझे क्या पता था कि इतना रुपया खर्च करने के बाद भी रहने को ये कबाड़ खाना ही मिलेगा मुझे। उससे तो अच्छा मैं गांव में जाकर मिट्टी के मकान में ही रह लेता। कम से कम मन को ये संतोष तो रहता कि बैंक में लाखों रुपया है। यहाँ तो लाखों रुपया भी खर्च हो गए और उसके बाद भी ऐसे गंदे मकान में रहने को मिल रहा है। पति के बार बार कहने पर निर्मला एक कामवाली को घर पर बुलाती है। देख कांता, घर की साफ सफाई, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब तेरी जिम्मेदारी है। घर बिल्कुल शीशे की तरह चमकना चाहिए। वो क्या है ना, हमारे घर में एक इंसान है जैसा धूल मिट्टी से सख्त चीड़ है। अगर घर में थोड़ी सी भी धूल मिट्टी रह गई ना तो समझ ले तेरी नौकरी तो गई। फिक्र मत करो मेम साहब, मैं सब करके देगी। अरे अब मुझे सफाई के लिए तो रख रही है ना, फिर घर में धूल मिट्टी क्यों रहेगी। मैं एकदम साफ करके चकाचक रखेगी घर को, आप टेंशन मत लो। कांता के घर आ जाने के बाद घर में थोड़ी साफ सफाई रहने लगी थी, लेकिन दोनों सास बहू की तो मानो राम मिलाई जोड़ी थी। दोनों के विचार हर मामले में बहुत अच्छी तरह मेल खाते थे। मम्मी जी, देखा आपने, ये कांता हमारे घर से निकलने के बाद सीधा मिसेस वर्मा के यहाँ जाती है सफाई करने। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे घर की सारी बातें जाकर उनको बताती होगी। मुझे ना ये काम वालियों का घर में घुसाना इसलिए पसंद नहीं है। अरे घर के सारे भेद जानती है ये, और जितने घर जाती है सबके घरों में बातें बताती है। बताओ, प्राइवेसी जैसी कोई चीज ही नहीं है। अरे बेटा, मुझे भी तो इसी बात से समस्या थी, तभी तो मैंने इतने सालों से घर में काम वाली नहीं रखी। अरे भाई, हमसे जितना होता है थोड़ा बहुत हम कर ही लेते हैं। अब काम वालियों को रखो तो एक मुसीबत ऊपर से। अब तू ही देख ले, वो शुक्लाइन की बहू भाग गई थी ना, ये बात पूरे मोहल्ले में काम वाली ने ही तो फैलाई थी। और ये काम वाली ना काम कम करती है और उनके कान घर की बातों में ज़्यादा रहते हैं। जहाँ इन्हें घर की एक बात पता चली तो बस चुगलखोर की तरह पूरे मोहल्ले में गाती फिरेंगे ये लोग। राधा और निर्मला को कांता के ऊपर थोड़ा शक रहने लगा था। वे हर समय घर की बातें बाहर पता लग जाने के डर से उसके ऊपर तीखी नजर रखने लगी थी। अरे कांता, हमारे घर 3 किलो दूध आता है और हम खाने में कितना घी खाते हैं, ये बात मिसेस वर्मा को किसने बताई? हमारा तो उनके यहाँ उठना बैठना है नहीं। जाहिर सी बात है कि तुम ही यहाँ पर काम करने के बाद उनके घर जाती हो और तुम ही ने चुगली लगाई होगी। अरे मेम साहब, इसमें चुगली जैसी क्या बात है? मिसेस वर्मा मेरे को पूछने लगी कि उनके यहाँ दूध कैसा आता है, तो मैंने उन्हें बता दिया कि हाँ भाई, उनके यहाँ बहुत बढ़िया दूध आता है, खूब अच्छी मलाई निकलती है, और मेम साहब घर में घी बनाकर सबको खिलाते हैं। इसमें चुगली जैसी क्या बात हो गई? देख कांता, हमें घर की बात बाहर जाकर बताने वाली आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी वजह से मैं सालों से किसी काम वाली को अपने घर में नहीं रख रही थी। तुम काम वालियों को चाहे जितना समझा लो, लेकिन तुम्हारी आदतों में कोई बदलाव नहीं आता। मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि मुझे ये 3 का 5 करने वाली आदत बिल्कुल पसंद नहीं। अब तूने चुगली की है तो तुझे भुगतना तो पड़ेगा ही। देख, हम अब तुझसे काम नहीं करवा सकते। तू अपना हिसाब ले और जा इधर से। जिसके घर जाकर हमारे घर की चुगलियाँ करती है ना, उसे के यहाँ जाकर काम कर। हमारा तेरे साथ गुजारा नहीं हो पाएगा। निर्मला की बातें सुनकर कामवाली कांता को बड़ा गुस्सा आता है और वो भी गुस्से में अपने पैसे लेकर उनके घर से जाने लगती है। मैं जा रही है, लेकिन ध्यान रखना, जिस तरह से आपने मेरे को काम से हटाया है ना, अब मैं तो क्या, मेरे ग्रुप की कोई भी काम वाली आपके घर पर काम नहीं करेगी। बहुत शौक है ना तुम दोनों सास बहू को अपना काम खुद करने का। अब सारी जिंदगी तुमको ये काम खुद ही करना पड़ेगा, देख लो। अरे हाँ हाँ तो कर लेंगे, तू जा यहाँ से। धमकी किसको दे रही है? पूरे घर का कबाड़ खाना बनाकर रखेला था, और घमंड देखो दोनों सास बहू का। कामवाली नाराज होकर उनके घर से लौट जाती है। कामवाली कांता के जाने के बाद दोनों सास बहू फिर से अपने पुराने धरे पर लौट आई। घर में गंदगी तो जैसे उन्हें दिखाई नहीं देती थी, इसलिए ज्यादा दिन नहीं लगते और घर फिर से पहले की तरह कबाड़ खाने में बदल जाता है। घर के कोने कोने में मिट्टी, धूल और गंदगी नजर आने लगती है। अरे भाग्यवान, दीपेश का रिश्ता आया है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसी हालत हमारे घर की है ना,
कोई भी रिश्ते वाला यहाँ आने के बाद अपनी बेटी इस घर में देने को तैयार नहीं होगा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं, लड़की वालों को कहीं बाहर बुला लेते हैं। अगर लड़की पसंद आ जाएगी तो आज ही दोनों के लगे हाथ एंगेजमेंट भी करवा देंगे। शादी तो वैसे भी बाहर फार्म हाउस लेकर ही करनी है, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। जैसा कि निर्मला के पति ने सोचा था, जल्द ही दीपेश का रिश्ता मीरा नाम की एक लड़की के साथ हो जाता है और शादी के बाद मीरा अपने ससुराल पहुंच जाती है। दीपेश, ये कैसी हालत बनी हुई है घर की। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी यहाँ भूकंप आकर गया हो। घर में साफ सफाई नहीं होती क्या? देखो, मैं तो सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ और रात को भी घर लौटने में काफ़ी देर हो जाती है। घर की साफ सफाई और खाने वाला डिपार्टमेंट तो मम्मी और भाभी मिलकर संभालते हैं। अब इस बारे में तो मम्मी से ही बात कर लो। अरे लेकिन घर में इतनी धूल मिट्टी इकट्ठी है, मेरी तो छिकते छिकते हालत खराब हो गई है। आपको पता है मुझे डस्ट से एलर्जी है। इस घर में रहना मेरे लिए तो जान की मुसीबत बन जाएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी से बोलकर अभी घर की साफ सफाई करवा देता हूँ। तब तक तुम अपने कमरे में बैठो। अरे तो कमरे में कौन सा साफ सफाई की है? कमरे की भी हालत वैसी है, कबाड़ जैसी। अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, कमरा मैं साफ कर देता हूँ। तुम आराम से बैठो कमरे में, बाकी के लिए मैं मम्मी से बात करता हूँ। मम्मी, मीरा को ना मिट्टी धूल से एलर्जी है। वो बेचारी सुबह से जब से उठी है ना, छींक छींक कर पागल हो गई है। आप लोगों ने घर की ऐसी हालत क्यों बना रखी है? साफ सफाई क्यों नहीं करते? अरे बेशर्म, बीवी आई नहीं कि चला आया माँ से सवाल जवाब करने। अरे तेरी बीवी को धूल से एलर्जी है तो जाकर साफ कर ले, मुझसे बताने के लिए क्यों आ गया? अरे मम्मी, आप समझ नहीं रही हो। घर को गंदा आप लोगों ने किया है। वो बेचारी आती ही घर की सफाई क्यों करेगी? आप लोगों को कम से कम मेरी शादी के लिए तो साफ सफाई करवा कर रखनी चाहिए थी ना। और ठीक है, आपसे सफाई नहीं होती तो किसी काम वाली को ही लगा लो। नाम मत लेना उस नासपीटी काम वाली का मेरे सामने। अरे एक नंबर की चुगलखोर होती है सबकी सब। यहाँ की बात वहां लगाने के अलावा और आता क्या है उन्हें? काम तो एक ढेले का करती नहीं, बस बातें बनवा लो। और मैं ना साफ साफ बता रही हूँ, मेरे घर में कोई काम वाली वाम वाली नहीं आएगी। एक बार काम वाली लगाकर देख चुके हैं हम। ये अच्छी बात नहीं है मम्मी। आप लोगों को खुद सफाई करनी नहीं है, काम वाली से सफाई करवानी नहीं है। इसका मतलब आप लोगों को इस धूल मिट्टी में रहने में मजा आता है। चल तू ऐसा ही समझ ले, हमें इस धूल मिट्टी में रहने में मजा आता है। अरे भाई, हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, बचपन से मिट्टी के घर में रहकर पले बड़े हैं। हमें धूल मिट्टी से कोई समस्या नहीं होती, तुम देख लो अपना। दीपेश समझ गया था कि माँ को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए वो अपनी पत्नी के पास जाता है। तुम परेशान मत हो, चलो डॉक्टर से पहले कुछ दवाई ले लो। ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम तो पिछले 2 दिन से लगातार छींकी रही हो। दीपेश अपनी पत्नी को ले जाकर डॉक्टर को दिखाता है और दवा देकर उसे आराम करने के लिए कहता है। दीपेश जानता था कि इस तरह डॉक्टर से दवा खाकर उसकी पत्नी मीरा की समस्या हल नहीं होने वाली, क्योंकि उसे धूल मिट्टी से एलर्जी थी। इसलिए जैसे ही दवाई का असर खत्म होगा, उसकी एलर्जी वापस से ट्रिगर हो जाएगी। दीपेश के बार बार समझाने पर भी उसकी माँ और भाभी के कानों पर कोई जू नहीं रेंगती। दीपेश अपनी पत्नी से कहता है, मैं तो मम्मी और भाभी को समझा समझा कर थक गया हूँ, लेकिन उनके ऊपर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं है। तुम्हारी भी हर तीसरे चौथे दिन एलर्जी वापस आ जाती है, जिसकी वजह से तुम भी जब से शादी करके आई हो बीमारों की तरह बिस्तर पर ही पड़ी हुई हो। दीपेश, मैं ऐसा करती हूँ, कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाती हूँ, वहाँ से वापस आने के बाद कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे। मीरा कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाती है। मीरा के जाने के बाद दीपेश एक के बाद एक कई सारे काम वालियों को लेकर घर आता है, ताकि उसकी पत्नी के ना रहने पर घर की अच्छे से साफ सफाई हो। लेकिन उसकी माँ निर्मला सभी काम वालियों को डांट डपट कर भगा देती है। दीपेश अपनी माँ की आदतों से बिल्कुल परेशान हो गया था। आखिर पत्नी भी कितने दिन अपने मायके में रहती। 1 महीने के बाद मीरा भी अपने ससुराल वापस लौट आती है। ससुराल आने के बाद, कोई बात नहीं दीपेश, तुम परेशान मत हो। देखो, एलर्जी की प्रॉब्लम है मुझे, तो यहाँ पर उसके लिए साफ़ सफाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी ना। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका घर इस तरह से गंदा हो, लेकिन मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है। रसोई हो या हॉल, हर जगह पूरा घर मिट्टी का ढेर बन गया है। पर तुम फिक्र मत करो, आज से सफाई की जिम्मेदारी मेरी। मीरा मुंह पर कपड़ा बांधकर घर की सफाई करना शुरू कर देती है, लेकिन घर तो इतना गंदा था कि एक दिन में उसकी सफाई कर पाना संभव ही नहीं था।
बेचारी मीरा किसी तरह छींकते छींकते घर के एक कोने की सफाई करती, लेकिन जितने में वो दूसरा कोना साफ करती पहला कोना फिर से धूल मिट्टी से भर जाता। चूंकि मीरा को धूल से बहुत ज़्यादा समस्या थी, इसलिए थोड़ी सी सफाई करने में ही उसकी सांस फूलने लगती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और फिर एक दिन सफाई करते करते अचानक मीरा बेहोश हो जाती है। मीरा की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर उसका चेकअप करती है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अरे बहू, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है तूने, आज तो दिल ही खुश कर दिया। बड़ी बहू की शादी को 6 साल हो गए, लेकिन आज तक भगवान ने उसकी गोद नहीं भरी। पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बड़ी बहू ना सही, पर तेरी ही गोद में नन्ना मुन्ना खेलेगा तो मैं उसे देख कर ही संतोष मान लूँगी। माफ़ करना माँ, मैं अपनी पत्नी को आपके इस धूल मिट्टी से भरे घर में नहीं रख सकता। धूल के कारण हर दूसरे दिन बेचारी मीरा की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण उसे इतने हैवी डोज की दवाइयाँ लेनी पड़ती है। और अभी अभी डॉक्टर ने हमें बताया कि प्रेगनेंसी में ये सारी दवाइयाँ लेना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बेटी की बात सुनकर निर्मला और राधा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों वादा करती हैं कि आगे से घर की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखेंगी, ताकि मीरा और उसके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव